अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। बायोकेमिस्ट्री में आज हम यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे। यूरिया साइकिल क्रेब्स एंसिलेट साइकिल भी कहलाता है। ये साइंसदान के नाम पर इसको क्रेब्स एंसिलेट साइकिल कहा जाता है, यानी ये दो साइंसदानों का वर्क है। तो यूरिया साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड नॉलेज देखते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। तो देखिए जी, प्रोटीन दैट वी टेक इन फूड, खुराक जो प्रोटीन वाला हम लेंगे, इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। तो वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बन जाएगा। दीज अमीनो एसिड्स कैन बी यूज्ड इन बॉडी, फिर इसे हमारा बॉडी यूज करेगा। बट इफ देयर इज एक्स्ट्रा अमीनो एसिड इन बॉडी, लेकिन अगर बॉडी में एक्स्ट्रा अमीनो एसिड जमा हुआ, then these amino acids travel into blood and reach to the liver। फिर ये अमीनो एसिड ब्लड में जाएगा, वहां से लिवर में। क्योंकि अमीनो एसिड्स कांट स्टोर लाइक कार्ब्स एंड फैट्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स को हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स के तरह स्टोर नहीं करता। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस फ्री अमोनिया। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में फ्री अमोनिया पैदा होता है, या जिसे हम अमोनियम कहते थे, अगर आपको याद हो ट्रांसअमाइनेशन का लेक्चर, और उसके बाद पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन का लेक्चर, और उसका डीअमाइनेशन का लेक्चर। डीअमाइनेशन के एंड में अमोनियम निकला था, विच इज टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक है एंड कांट एक्सक्रीटेड प्रॉपरली। इसे डायरेक्ट हम बॉडी से रिलीज नहीं कर सकते। दस बॉडी सेल्स कन्वर्ट इट इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल। बस इस अमोनिया को यूरिया में बदला जाएगा और उस यूरिया साइकिल के थ्रू। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन लिवर सेल्स, ये यूरिया साइकिल लिवर सेल्स में होता है। एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन किडनी सेल, और थोड़ा सा किडनी सेल्स के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन जो है इसका एक ओवरव्यू से समझा दूं, ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज का ओवरव्यू। हम जो भी प्रोटीन लेते हैं खुराक में, ठीक है, वो प्रोटीन सारे का सारा, ठीक है, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेशन के नतीजे में ये क्या बना लेगा, अमीनो एसिड्स, ठीक है। फिर वो जो अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये अमीनो एसिड्स डीअमाइनेशन के बाद, अगर आपको याद हो, अमोनियम प्लस आयंस बना देते हैं। और ये जो अमोनियम आयंस हैं ये फिर इंटर हो जाते हैं यूरिया साइकिल में, ठीक है। और यूरिया साइकिल में इंटर होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, यूरिया। और यूरिया फिर लिवर से निकल कर किधर चला जाएगा, किडनी में ब्लड के थ्रू। यूरिया लिवर से निकलकर ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, किडनी में। और किडनी फिर इसको यूरिन के थ्रू जिस्म से बाहर एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको जरा इसका एक ओवरव्यू से समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको इसका एक सिंपली, ठीक है, इसका ओवरव्यू से समझाता हूँ यूरिया साइकिल का, और फिर उसके बाद हम यूरिया साइकिल के स्टेप्स को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, मैं आपको एक ओवरव्यू से समझा दूं, ठीक है। अब देखिए जरा ये, ठीक है, ये फर्ज करे हमारी बॉडी का जो है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का कोई सेल, सॉरी लिवर का, ये लिवर का फर्ज करे सेल है, ठीक है। और ये लिवर के सेल के अंदर, ठीक है, ये पोर्शन लिवर के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इनर पोर्शन में वो है। और इसके बाहर की तरफ, ठीक है, इसके बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म मौजूद है सेल का। ये सेल का अंदर का पोर्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का हिस्सा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वो एरिया है, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो, अमोनियम बना था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
डीएमाइनेशन के वक्त अमोनिया कहाँ बना था, अमोनियम आयन ये बना था माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसलिए हम प्रोसेस को स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जब हुआ था, ठीक है, तो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जब हुआ था तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गया था, अमोनियम आयंस, ठीक है। क्या बन गए थे, अमोनियम आयंस, ठीक है। अब अमोनियम आयन के साथ मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की शक्ल में है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके साथ मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या करेगा, ये जो प्रोसेस है ये, ठीक है, ये 2 एटीपी यूज करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करेगा, 2 एटीपीज यूज करेगा ये प्रोसेस, ठीक है, 2 एटीपीज यूज करेगा और इसके बाद ये एक कंपाउंड बना देगा जिसका नाम होगा कार्बामाइल फास्फेट, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, कार्बामाइल फास्फेट, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पोर्शन हुआ इसका, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पोर्शन हुआ और इसके साथ, ठीक है, ये मैं अब इसको ब्लैक में बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने अमोनियम को ब्लैक में बनाया था। तो ये जो NH2 है, ब्लैक का मतलब ये है कि ये अमोनियम आयन से आया, ठीक है, ये अमोनियम आयन से आया और यहाँ पर इस कार्बन के साथ फिर लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये जो है एक नया ग्रुप इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, ये फॉस्फेट इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको 3 ऑक्सीजन बना करके भी लिख सकता हूँ ये, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, PO4 ये फॉस्फेट है, इस पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट बन गया यहाँ पर इसको हम कहते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कार्बामोइल, MOIL है, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट, ये क्या चीज़ है, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सिट्रोलिन के अंदर, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रोलिन में, ठीक है। ये कार्बामोइल फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रोलिन के अंदर। लेकिन ये सिट्रोलिन में खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ज़रा इस डायग्राम को थोड़ा सा समझाने के लिए चेंज कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना जी, मैं इस को यूं शो करता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ये किस में चेंज हो जाएगा, सिट्रोलिन में, ठीक है, सिट्रोलिन में चेंज हो जाएगा। और सिट्रोलिन में ये कैसे चेंज होगा, बेसिकली यहाँ पर बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्निथीन मौजूद होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्निथीन है वो क्या करेगा, वो इंटर होगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और फिर ये मिल जाएगा इस, ठीक है, ये मिल जाएगा किसके साथ, ये कार्बामाइल फास्फेट के साथ। ये ऑर्निथीन कार्बामाइल फास्फेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन बना लेंगे, ठीक है। और सिट्रोलिन जब बन गया तो ये फिर बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से निकलकर कहाँ पर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान एस्पार्टेट इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। इस दौरान एक एस्पार्टेट मॉलिक्यूल इसके साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा आर्जिनो सक्सीनेट। क्या बन जाएगा, ये आर्जिनोनी सक्सीनेट इसको कहते हैं, ठीक है, आर्जिनिनो सक्सीनेट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस जगह को, ठीक है, ये है आरजी, ठीक है, नीनो सक्सीनेट, ठीक है। मैं इसका ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ,
ये ठीक है, आर्जिनिनो सक्सीनेट, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट बन जाएगा एस्पार्टेट के साथ मिलकर, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो आर्जिनो सक्सीनेट है, ये इसको नीचे आ जाए, ये जो आर्जिनो सक्सीनेट है इसमें से एक, ठीक है, कंपाउंड निकल जाएगा या एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा जिसे हम कहते हैं फ्यूमारेट, ठीक है। ये एस्पार्टेट आर्जिनो सक्सीनेट के साथ जब मिल जाएगा, इनके एस्पार्टेट इसके साथ सेटोलिन के साथ मिलकर आर्जिनो सक्सीनेट बनाएगा। आर्जिनो सक्सीनेट में से फ्यूमारेट निकल जाएगा और फ्यूमारेट निकलने के बाद ये बन जाएगा आर्जिनिन अमीनो एसिड बन जाएगा, फ्यूमारेट निकल जाएगा। और ये ज़रा आप जहन में रखें, ठीक है, ये जो फ्यूमारेट यहाँ से निकल गया, ये ठीक है, यूरिया साइकिल ये फिर आगे स्टार्ट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्यूमारेट इट इज़ अ ब्रिज, ठीक है, ये क्या है, एक पुल है, एक ब्रिज है बिटवीन यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ये फ्यूमारेट आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस ग्लूकोज, ठीक है, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज नियोजेनेसिस बनाना, ठीक है। तो जब किसी अमीनो एसिड वगैरह से यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा अमीनो एसिड सोर्स से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स से बनाए तो उसको ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था। तो आर्जिनो सक्सीनेट ने जब फ्यूमारेट को छोड़ दिया तो आर्जिनिन बन गया। अब ये जो आर्जिनिन है, ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आर्जिनिन की इसमें पानी इंटर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इंटर हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के इंटर होने के बाद इस आर्जिनिन में से, ठीक है, इसमें से यूरिया निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, इसमें से यूरिया निकल जाएगा, ठीक है, ये क्या निकल गया इसमें से, यूरिया, ठीक है। और यूरिया निकलने के बाद ये जो आर्जिनिन था, ठीक है, यूरिया के निकलने के बाद ये जो आर्जिनिन था ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा किसमें, ऑर्निथीन में, और ऑर्निथीन दोबारा सेटोलिन के साथ मिलकर इस प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है जी, सही। तो ये प्रोसेस था एज अ होल, ठीक है। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है और इसलिए लंबा होगा कि मैं इसको असल में कम्प्लीटली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। दोबारा देखिए जी, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनियम आयन बनाता है डीएमाइनेशन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर 2 ATPs यूज़ करेगा और ये ATP असल में इनकी बॉन्डिंग को एनर्जाइज करते हैं, फिर इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा और कार्बोमाइल फास्फेट इसको कहेंगे। कार्बोमाइल फास्फेट साइटोप्लाज्म से आने वाले ऑर्निथीन के साथ मिलकर सेटोलिन बनाएगा। सेटोलिन साइटोप्लाज्म में आकर एस्पार्टेट के साथ मिलकर आर्जिनो सक्सीनेट और वो फ्यूमारेट रिलीज करके आर्जिनिन बनाएगा। आर्जिनिन वाटर एक्स को ले करके यूरिया रिलीज करेगा और दोबारा ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप तसल्ली से यानी तफसील से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। अब देखिए जी, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। फर्ज करें हम इसको स्टेप 1 का नाम देते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा कि हमने वहाँ पर जो बात की थी कि कार्बन
डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ठीक है मिल जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़हन में रखना कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वाला, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में होता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में नहीं, बाइकार्बोनेट की शक्ल में होता है, HCO3 की शक्ल में, इस शक्ल में देखिए जी HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इधर ये जो कार्बन के साथ देखिए मैंने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड होता है वो एक्चुअली इधर डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो ये है बाइकार्बोनेट, सही, ठीक हो गया। अब ये जो बाइकार्बोनेट है पहले स्टेप के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट जो है, ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एक ATP ले लेगा, ठीक, ATP यूज करके उसको ADP बना देगा, यानी इसमें से एक फास्फेट ग्रुप निकलकर इस बाइकार्बोनेट के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। और बाइकार्बोनेट में जब फास्फेट इंटर हो जाएगा तो अब देखिए जी इस बाइकार्बोनेट का शक्ल, ठीक है, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ अपनी जगह जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये वाला अपनी जगह जुड़ा हुआ है। इसके बाद कार्बन के साथ देखिए मैं ज़रा रेड में बना लेता हूँ, ठीक है, जो फॉस्फेट इंटर हुआ था, ये चलिए ग्रीन में बना लेता हूँ, ये फॉस्फेट इसमें इंटर हुआ है, ठीक है, ये O और O, ठीक है, ये फॉस्फेट इसके अंदर इंटर हुआ है, ठीक है, कार्बन के अंदर, सही, ये फॉस्फेट इंटर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा और इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि अमोनिया जो है इस रिएक्शन के अंदर इंटर होगा, ठीक है, NH3 यहाँ इंटर होगा और इस दौरान फास्फेट, ये वाला जो फास्फेट है, ये ग्रीन वाला, ये फास्फेट दोबारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जी वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, OH भी अपनी जगह मौजूद है और ये जो NH3 है इसमें से, ठीक है, इसमें से NH2 इधर आकर के लग गया, ये इसमें से ये ग्रीन में ये NH2 इधर आकर के लग जाएगा, ठीक है, और फास्फेट वापस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और इस कंपाउंड को, ये जो बीच में बना था, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी फास्फेट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी फॉस्फेट, इसको कहते हैं कार्बोक्सी फॉस्फेट। और ये जो कंपाउंड अभी बना है ये जो है, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट के तौर पर यहाँ बन चुका है, ठीक है, और इसको हम ये, ठीक है, ये इंटरमीडिएट के तौर पे बना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है, ये स्टेप आगे चल रहा है। अब इस दौरान दोबारा एक ATP इंटर हो जाएगा, ठीक है, और ADP इसमें से निकल गया, तो ATP इंटर हुआ। ATP के इंटर होने के बाद अब देखिए जी इसको, ठीक है, ये कार्बन हुआ, ठीक है, इसके साथ ये ग्रीन वाला NH2 में बना लेता हूँ, ये NH2 जो पहले लगा था इसके साथ, ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, बाकी पोर्शन को मैं ब्लू में बना दूंगा, जिसका मतलब है कि कोई नई चीज़ यहाँ आकर लगी है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट यहाँ पर आकर के लग गया, ठीक है, जिसपे -2 चार्ज है, ठीक है, तो ये फॉस्फेट इसके साथ आकर लग गया। अब ये जो कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, कार्बामोइल फॉस्फेट, क्या कहते हैं इसको जी, कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ बन गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये, ठीक है, ये कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया। अब कार्बामोइल फॉस्फेट क्या करेगा, सिट्रोलिन
बनाएगा ऑर्निथीन के साथ मिलकर। ठीक है, अब इस स्टेप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और बात आपको बता दूं कि इस दौरान यहाँ पर ठीक है जो एंजाइम यूज हुआ, एंजाइम का नाम हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ उसका नाम है कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, इस स्टेप के यानी इस पूरे रिएक्शन के दौरान ठीक है कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, ये कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना कि कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जब तक इसको एन एसिटाइल ठीक है जब तक इसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट न मिल जाए। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या करेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज को एक्टिव करेगा और कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फिर क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूं बना लूं ज्यादा बेहतर रहेगा कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट इसको एक्टिव करेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इसको इस एंजाइम को एक्टिव करेगा, ये एंजाइम फिर क्या करेगा, इस पूरे स्टेप को कैटलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो चलिए जी स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हम कार्बामोइल फॉस्फेट को वापस नीचे इसको ठीक है वापस नीचे लिख लेते हैं। ये ब्लैक में मैं इसके कार्बन को बना लेता हूँ और ग्रीन में NH2 ग्रुप को बना लेता हूँ दोबारा, और ब्लू कलर में मैं बना लेता हूँ इसके फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक, ये जिस पे -2 चार्ज था। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है ठीक है ये क्या था, कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, ये था कार्बामोइल फॉस्फेट और इसके साथ अब मिल जाएगा ऑर्निथीन। ठीक है, इसको मैं पूरे का पूरा रेड में शो कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके साथ मिल जाएगा ऑर्निथीन। ठीक है, क्या मिल जाएगा इसके साथ, ऑर्निथीन। ठीक है, ऑर्निथीन का स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रा कर लूँ। ये ठीक है, ये इसका अमाइनो ग्रुप हुआ, ये इसका हाइड्रोजन हुआ, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ। अब इसके साथ 3 CH2 लगे होते हैं, मैं ज़रा इसको आसानी की खातिर यूं शो करूँगा। ठीक है, कि 3 इसके साथ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो 3 इसके साथ ठीक है मिथाइलिन ग्रुप्स लगे होते हैं, 3 CH2 लगे होते हैं और इसके बाद यहाँ पर होता है NH3+। सही, अच्छा अब इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर बल्कि इस स्टेप को आगे चला लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सीधा ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसके बाद क्या होगा, ये कंपाउंड कौन क्या था, ये ऑर्निथीन था। ठीक है, ये कंपाउंड था ऑर्निथीन। सही, ऑर्निथीन जब इसके साथ मिल जाएगा कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ ठीक है तो ये क्या करेगा कि ये फिर एक नया कंपाउंड बना देगा। यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, एक नया कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, अब आप जरा गौर करना। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O और ये NH2, ये अब मैंने इसको जरा उल्टा करके लिख लिया है। ठीक है, ये वही कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ये अमाइनो ग्रुप है। इसके साथ अब लग जाएगा NH। ठीक है, इसके साथ क्या लग जाएगा, NH। यहाँ देखना अब जरा। ठीक है, यानी ये वाला जो नहीं है, ये वाला ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, ये जो है इस कार्बन पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए जी, ठीक है NH के साथ लग गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको ज़रा ग्रीन के बजाय रेड में कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा जो है ये। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी हमने ऑर्निथीन को रेड में लिखा था, इसलिए मैं इसको रेड में लिखूंगा। ठीक है,
तो ये इसका NH ग्रुप हुआ, ऑर्निथीन का ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रुप हुआ। तो और इसके बाद इसके साथ 3 CH2 लगे थे, अगर आपको याद हो, ठीक है, इसके साथ 3 CH2 लगे थे, और इसके बाद बाकी इसका वही जो कॉमन सा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर वाला ग्रुप है वही लगा होगा, ठीक है। ये अब ये क्या बन गया, ये बन गया सिट्रोलीन, ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया सिट्रोलीन, ठीक है। और इस दौरान जो अमीनो एसिड, ठीक है, सॉरी, इस दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो है ऑर्निथीन, ठीक है, वो है ऑर्निथीन ट्रांस, ठीक है, ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है। तो इस दौरान जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बो, ठीक है, ये इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ठीक है, कार्बोमाइलेज, ठीक है। तो देखिए जी, कार्बोमाइल फॉस्फेट जो ऊपर वाले स्टेप में बना था उसके साथ, ठीक है, ऑर्निथीन का ये वाला ग्रुप, ठीक है, ऑर्निथीन का ये वाला ग्रुप आकर के इधर लग जाएगा, और इस दौरान देखिए जी ये चीज़ हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, सिट्रोलीन बन जाएगा। और ये जो है ये फास्फेट जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप जो है यहाँ से इनऑर्गेनिक फास्फेट की शक्ल में रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस, और ये जगह था, ठीक है, अगर आप इसको देखें इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये कार्बामाइल फास्फेट ऑर्निथीन इसके साथ मिला, सिट्रोलीन बन गया। अब सिट्रोलीन साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा, ठीक है, तो इसलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो साइटोप्लाज्म से बाहर होगा, ठीक है। तो मैं यूं करता हूँ, यहाँ पर जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, और बाहर सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ये ध्यान में रखना, ये लिवर सेल्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, सही। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि जो सिट्रोलीन बना था, ठीक है, सही, मैं सिट्रोलीन को दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। देखिए जी, ये इसका H हुआ, ये इसका NH3 प्लस हुआ, और ये इसका COO माइनस हुआ, ये इसके साथ 3 CH2 ग्रुप्स लगे हुए थे, ठीक है, और इसका जो NH था अगर आपको याद हो ये जुड़ गया था, ठीक है, कार्बन के साथ, ठीक है, और ये NH2 के साथ, ठीक है, सही। अब ये जो है हमारे पास था क्या, सिट्रोलीन, ठीक है, ये था सिट्रोलीन, सही। अब सिट्रोलीन क्या करेगा, ये जो है दोबारा मिल जाएगा एक और कंपाउंड के साथ, उसका नाम होगा एस्पार्टेट, सही है। किस चीज़ के साथ मिलेगा, एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट को मैं रेड में बना लेता हूँ, ठीक है। तो एस्पार्टेट में भी इसी तरह होगा, एक इसका NH3 प्लस ग्रुप होगा, ठीक है, और एक इसके साथ H होगा, एक इसका COO माइनस, जैसे अमीनो एसिड का आम स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का, और फिर इसके साथ एक CH2 लगा होगा, और CH2 के बाद दोबारा इसमें COO माइनस लगा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एस्पार्टेट, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्पार्टेट। अब एस्पार्टेट क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, एस्पार्टेट क्या करेगा, ये सिट्रोलीन के साथ मिल जाएगा और आर्जिनो सक्सीनेट बनाएगा, ठीक है। एस्पार्टेट किसके साथ मिलेगा, इस सिट्रोलीन के साथ मिल जाएगा और आर्जिनो सक्सीनेट बना देगा, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट बना देगा, ठीक है। अब देखिए जी, मैं रिएक्शन को आगे ड्रा करता हूँ कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये, ठीक है, आगे चलिए जी, ये, ठीक है, ये देखिए जी, ये अमीनो एसिड का आम स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर हुआ।
इसके बाद ये CH3 जो है, सॉरी CH2 3 टाइम्स लगा हुआ था, और उसके बाद NH। ये देखिए, ये मैंने इस पोर्शन को बनाया, ठीक है, ये वाला सिट्रोलिन वाला, ये यहाँ तक बना लिया इसको, ठीक है। और सिट्रोलिन को यहाँ तक बना, ये जो ऑक्सीजन है ना ये वाला, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ज़रा क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन निकलने के बाद सिर्फ कार्बन रह गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये कार्बन यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। ये कार्बन रह जाएगा, और कार्बन के साथ ये ग्रीन वाला NH2 जो है पहले से लगा हुआ था, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये NH2 इसके साथ लगा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो अगला एस्पार्टेट कंपाउंड था, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O-, इसका H हुआ, इसका COO- हुआ। इसका जो NH2 ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, इसका जो अमाइनो ग्रुप होगा एस्पार्टेट का NH, ठीक है, ये इसके साथ इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इस कार्बन के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ज़रा गौर करना आप लोग, ये जो ये अमाइनो ग्रुप है इसका, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर आकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इस अब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, ये देख लीजिए ये, ठीक है। ये जुड़ने के बाद बन गया आर्जिनो सक्सीनेट, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये एस्पार्टेट और सिट्रोलिन मिलकर आर्जिनो सक्सीनेट बनाएंगे। अब देखिए आर्जिनो सक्सीनेट से फ्यूमारेट निकलकर आर्जिनिन बनेगा, ठीक है। अब इसको हम एज अ नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख ले कि इस दौरान, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान आर्जिनो सक्सीनेट, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। इस दौरान आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम यूज होगा, और साथ में यहाँ पर एक ATP का इस्तेमाल होगा जो ATP बन जाएगा, और इसके साथ पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। ये PPI पायरोफॉस्फेट है, ये निकल रहा है, और ATP इस दौरान यहाँ पर दाखिल होगा, ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में ATP जो है इसको इस बॉन्ड को बनाएगा इसके साथ, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर, कितने स्टेप हुए थे, 3 हो चुके थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, ठीक है। स्टेप 4 ये भी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, स्टेप नंबर 4, ठीक है। ये भी कहाँ पर होगा, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है। तो देखिए जी, ये मैं दोबारा वही पुराना इसका पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये NH3+ हुआ, ये COO- हुआ, इसके साथ CH2 3 जुड़े हुए थे, ये इसका NH हुआ, ठीक है। इसके बाद ये कार्बन था, और ये वही जो है ग्रीन NH2 था, ठीक है। और इसके बाद ये जुड़ा था NH और C और CH2 COO-, ठीक है, और इस तरफ H, और इधर जो है ठीक है, इधर COO- लगा था, ठीक है। तो ये पिछले स्टेप हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस स्टेप में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जी, इस स्टेप के अंदर ये एक पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मैं इसको ग्रीन में शो करूँगा, ये पोर्शन, ठीक है, ये एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये कंपाउंड, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट था, सही। तो आर्जिनो सक्सीनेट में से अब सिर्फ ब्रेकडाउन हो रहा है इसका, आर्जिनो सक्सीनेट का, इसमें से फ्यूमारेट निकल रहा है, ठीक है। तो आर्जिनो सक्सीनेट टूट जाएगा, और इसमें से फ्यूमारेट निकल जाएगा, ठीक है, ये H, ठीक है। ये देखिए जी, ये इसमें से, ठीक है,
ये फ्यूमारेट इसमें से निकल गया आर्जिनोसक्सीनेट में से, ठीक है। तो फ्यूमारेट निकल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जो है मुझसे गलत हो गया, ठीक है, इसको ज़रा देख लेना यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से निकल जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से निकल गया और साथ में जो है साथ में आर्जिनिन बन जाएगा, ठीक है। देखिए ज़रा, ये H हुआ अमीनो एसिड का, ये NH3 प्लस हुआ, ये C+O- हुआ और 3 जो CH2 थे वो अपनी जगह लगे हैं और इसके साथ NH और ये कार्बन और इस कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ था और अब ये, ठीक है, एक नया NH2 इसके साथ रह गया, ठीक है। ये वाला NH2 देखिए जी, ये वाला, ठीक है, ये NH2 जो है इसके साथ यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया आर्जिनिन, ठीक है। ये क्या बन गया? आर्जिनिन, ठीक है। इसके बाद बस अभी लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पर सही आर्जिनिन, ये आर्जिनिन था, ठीक है। ये फ्यूमारेट्स में से निकल गया, बाकी कंपाउंड आर्जिनिन बन गया। अब आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस होगी, यूरिया इसमें से निकल जाएगा और ऑर्निथीन वापस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं एज अ स्टेप नंबर 5, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो आर्जिनिन को दोबारा हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन हुआ इसका, ये H हुआ, ये NH3 प्लस हुआ और इसके साथ CO माइनस हुआ और इसके साथ CH2, इसके 3 हो गए। यहाँ NH लगा हुआ था, इसके साथ कार्बन के साथ NH2 एक, मैं इसको दोबारा ग्रीन में ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये NH2 और ये वाला NH2, ठीक है। ये आ गया सही। अब इसके बाद एक चीज़ ज़रा नोट करना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ठीक है, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम है, ठीक है। वो बॉन्ड एक्चुअली इसके और इसके बीच डीलोकलाइज होगा, ठीक है। इसके बीच दोनों के डीलोकलाइज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डीलोकलाइज बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब जो आर्जिनिन है ये क्या करेगा, ठीक है, आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। ये आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो है आर्जिनेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम होगा? आर्जिनेज, ठीक है। और यहाँ पर मैं भूल गया बताना, यहाँ पर आर्जिनो, ठीक है, सक्सीनेज, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेज एंजाइम यूज होगा, यहाँ आर्जिनेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। अब इस दौरान क्या होगा, आर्जिनेज एंजाइम जब यूज होगा इसमें से यूरिया निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? यूरिया निकल जाएगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा देखना, यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये निकल जाएंगे और ये बना लेंगे यूरिया, ठीक है। ये क्या बना लेंगे? ये NH2 और ये NH2, ये बन गया यूरिया, ठीक। तो यूरिया अलग हुआ और इसके बाद जो बाकी पोर्शन रह जाएगा उसको हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। वो अगर आप गौर करें तो दोबारा ऑर्निथीन मालिक्यूल, ऑर्निथीन अमीनो एसिड है, ठीक है। ये H हुआ इसका, ये NH3 प्लस हुआ, ये इसका C+O माइनस हुआ और इसके साथ 3 CH2 हुए और उसके साथ दोबारा इसका, ठीक है, NH3 प्लस ग्रुप हुआ, ठीक है। ये दोबारा ऑर्निथीन बन गया, ठीक है। और ऑर्निथीन जब बन जाएगा तो ऑर्निथीन देखना चाहिए, ठीक है। ऑर्निथीन जब बनेगा ये दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके सिटोलिन के साथ मिलकर दोबारा आर्जिनोसक्सीनेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो यूरिया बन चुका इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में जो यूरिया बन गया, अब ये यूरिया क्या करेगा, ठीक है, ये यूरिया जाएगा ब्लड में और फिर ब्लड से ये दाखिल हो जाएगा, ठीक है, किडनीज के अंदर
और किडनीज से फिर ये यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। मैं समझ रहा हूँ कि लेक्चर काफ़ी लंबा हुआ, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल इसको अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए जो है लेक्चर को थोड़ा सा लंबा करना पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और कोई कमेंट कोई आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी चीज़। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।